नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कहाँ गया आपका पुराना वाला चार्म, कब पुराने ब्लडी सत्य का कमबैक होगा। ये नई स्टाइल भूतिया कहानी की हमको पसंद नहीं आ रही है। नए ब्लडी सत्य में वो बात ही नहीं, हमको पुराना अंदाज वापस से सुनना है आपकी कहानियों का। तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए। पुराने ब्लडी सत्य का कमबैक आज होगा, अभी होगा। आज की कहानी भले ही थोड़ी लंबी होगी, लेकिन सच बता रहा हूं, आपको ऐसे विचित्र तरीके से डराएगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ज्यादा देरी किए बिना अपन चलते यहां से कुछ साल पहले प्रदीप नाम के लड़के के घर पे, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में था, और शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आपकी रात और भी ज्यादा काली कर देगी। तो प्रदीप एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था, बहुत ज्यादा गरीब। इतना गरीब कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं कर पाया था। इस छोटे से गांव में उसको 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। घर पे उसकी माँ थी, जिन्हें बहुत पहले ही लकवा हो गया था, और उसके पिताजी भी थे जो कि मैक्सिमम टाइम बीमार पड़ते रहते थे। शराब बहुत पीते थे और इसलिए बीमार पड़ते रहते थे। प्रदीप 20 साल का हो चुका था और हमेशा से सोचता था कि यार कोई तो ऐसा ग्रह नक्षत्र मेरे घर के सामने आके खड़ा हो जाए, कोई तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मैं इस गांव से बाहर निकल जाऊं, बड़े शहर में चले जाऊं और 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा पाऊं, ताकि मेरा घर अच्छे से चल सके, मेरे परिवार, मेरा माँ बाप अच्छे से खा पी सके। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। अचानक से, कहते हैं ना कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते तो ऊपर वाले का दरवाजा खुलता है। उसी साल की दीपावली में उसका एक दोस्त उससे मिलता है। इस दोस्त का नाम था अनिल। अनिल मुंबई में रहता था और अनिल प्रदीप से 8 साल बाद मिल रहा था। आखिरी बार ये लोग 13 साल की उम्र में मिले थे। दरअसल बचपन में जब ये स्कूल जाया करता था ना, मैक्सिमम लड़के इसके स्कूल के बड़े बड़े शहरों में चले गए थे, दुनिया भर के काम करने लगे थे, अच्छे पैसे कमाने लगे थे, अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगे थे, अपने घर वालों को पैसे भेजने लगे थे। लेकिन इसके साथ ऐसा हो नहीं रहा था। और उन्हीं दोस्तों में से एक था ये अनिल, जो मुंबई में रह रहा था। अनिल प्रदीप से मिलके बहुत खुश हुआ और अनिल ने पूछा, प्रदीप क्या कर रहा है तू? घर परिवार में सब कुछ ठीक है कि नहीं? तेरी मम्मी को लकवा हो गया था, वो ठीक है कि नहीं आंटी जी? तो बोलता है, नहीं यार, आसार तो पहले से ज़्यादा और ख़राब हो चुके हैं। पिताजी की भी अब बहुत तबीयत ख़राब रहती है, ज़्यादा मैं पढ़ लिख नहीं पाया था, तो यहीं पे बस किसी घर में कुछ काम करने चले गया। बड़े लोगों के घर में तो आमदनी हो जाती है, वरना पिताजी जो कमा लिए वो कमा लिए। यार मुझे भी कमाना है शहर, मैं कैसे भी करके एक बार बड़े शहर में पहुंच जाऊं। देख लेना, इतनी मेहनत करूंगा कि पूरा गांव मेरे नाम की मिसाल देगा। तो ये बात सुन के अनिल कहता है कि यार ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तुझे मुझसे मिलाया है। तुझे पता है मैं क्या करता हूँ मुंबई में? प्रदीप बोलता है, नहीं भाई, लेकिन तेरा हुलिया देख के लग रहा है कि तू अच्छा कमा लेता होगा। अनिल बोलता है, भाई दिन के लगभग 500 रुपये कमा लेता हूँ। प्रदीप का सुन के पारा गर्म हो जाता है। 500 रुपये दिन के? भाई यहाँ पे मुझे कम से कम 10-15 दिन के 500 रुपये मिल पाते हैं। कहीं ढंग से काम मिल गया तो मिल गया, तब 500 रुपये मिलेंगे 10 दिन के। तो दिन के 500 रुपये कमा रहे कैसे भाई? ये बोलता है, भाई काम बहुत आसान रहता है अपना। अपने एक सेठ जी, अपन क्या बिल्डिंग लाइन में अपने सेठ जी हैं, उनके अंदर हम लोग लेबर हैं। तो जो रेती सीमेंट की बोरियां रहती है, वो ट्रक से अपन को अनलोड करना रहता है, मतलब ट्रक से उतारना रहता है। और वो बोरियां सीढ़ी से लेकर या फिर कभी लिफ्ट से लेकर ऊपर वाले फ्लोर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, तो ऊपर वाले फ्लोर में छोड़नी रहती है। बहुत पैसा मिलता है इसका, मतलब किसी को 300 रुपये, किसी को 400 रुपये। जो ज़्यादा बोरियां उठा ले उसको 500 रुपये। जैसे मैं बहुत बोरियां उठा लेता हूँ दिन में। तो प्रदीप बोलता है, भाई अगर ऐसा है तो मेरे को भी ले चलना। भले ही थोड़ी कम बोरियां उठा पाऊंगा, लेकिन फिर भी 300-400 तो मिल जाएंगे। प्रदीप बोलता है, क्यों नहीं भाई, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन लिया। हमारे सेठ जी को तो ऐसे मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है, चल तू भी, घर पे बात कर लेते हैं तेरे। ये बोला, अरे यार। ये जाते हैं, प्रदीप और अनिल लिटरली प्रदीप के घर पर जाते हैं। और प्रदीप के मम्मी पापा बहुत खुश हुए, बोले बेटा जा प्रदीप, तू एक दिन नाम रोशन करेगा। ये वो सब घर वाले खुश हो गए। अब उसी रात को प्रदीप को ख्याल आता है अपने एक और दोस्त का, जिसका नाम था संजय। संजय भी ऐसे ही गरीब परिवार का था।
तो अनिल को प्रदीप बोलता है, अरे यार भाई संजय की भी परिस्थिति बड़ी ख़राब है। उसकी जो दादी जी थी वो इतनी ज़्यादा बीमार रह गई कि घर में जितना भी पैसा था उनके इलाज में लग गया था, सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी, उनका खेत वेत भी बिक गया था, फिर वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उसके पिताजी को बड़ी ख़तरनाक कैंसर बीमारी हो गई, तो वो भी अभी कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो भी जीवन यापन कर रहा है अपना जैसे तैसे। उसको भी ले चले क्या? ये बोलता है कि हाँ यार भाई क्यों नहीं ले चले, चलो उसके घर चलते, उससे ही बात कर लेते, अपने को कोई टेंशन नहीं है, सेठ जी को वहाँ पे बहुत ज़रूरत रहती है, दिहाड़ी पे काम मिलता है अपन लोगों को, तुरंत पैसे मिल जाते हैं, आज काम करो शाम को पैसे मिल जाएंगे, चलो सब लोग चलो, कोई टेंशन नहीं है, अपने सेठ जी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तो खुश, बोले तो भगवान जैसा आ गया है यार अनिल। ये दोनों संजय के घर जाते हैं। अब बाहर खटिया लगा के संजय की मम्मी बैठी हुई है, ठंड का टाइम है ना, दिवाली के टाइम पे ठंड का टाइम रहता है, नीचे वो बॉनफायर जैसे मतलब गांव में जैसे आग तापने के लिए ऐसी आग लगा देते हैं ना घरों के सामने, बढ़िया संजय की मम्मी और संजय बढ़िया आग ताप रहे हैं ऐसा ऐसा। ये दोनों को देख के बड़ा खुश हुए, पैर वैर पड़े, आंटी जी हैप्पी दिवाली बोल के, ठीक है बोले खुश रहो, कैसे आना हुआ, मिठाई उठाई कुछ खा लो। बोले नहीं मिठाई खाने नहीं आए हैं अभी, अब मिठाई तभी खाएंगे जब इसकी पहली कमाई होगी। संजय क्या कर रहा है आजकल तू? प्रदीप और अनिल दोनों बोलते हैं, संजय क्या कर रहा है आजकल तू? संजय बोलता है कुछ नहीं भाई, अभी कर लेते हैं थोड़ा दिहाड़ी पे खेत वेत में काम। बोले दिहाड़ी में ही काम कर रहा है तो शहर में करेगा क्या? संजय बोलता है शहर में मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, साफ साफ बताओ। तो अब प्रदीप ही बोलना शुरू करता है, अरे भाई जहाँ पर अनिल अपना काम करता है वहाँ पर दिन के लगभग 500 रुपये तक मिल जाते हैं, बोरियाँ उठाने का काम है, मुंबई जैसी शहर में अपन को रहना है, रहने के लिए भी एक मतलब छोटा सा घर बना के अपने को मिला हुआ है, सेठ जी वहाँ पे रखवाते हैं, अच्छे सेठ जी हैं, और ऐसा वैसा देख अपना ये भाई अनिल कितना अमीर बन गया है, वहाँ पे जाके हाई फाई हो गया, अपन भी चलेंगे, अपनी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये बात सुन के संजय की मम्मी तो बहुत खुश, अरे ऐसा है क्या बेटा, जा जा तू भी इनके साथ जा। लेकिन संजय बोलता है नहीं यार, इतने बड़े शहर में मैं क्या करूँगा जाके, जहाँ पर एक दूसरे को आदमी पहचानता नहीं है ठीक से, एक दूसरे से बात नहीं करता है, पड़ोसी पड़ोसी का नाम नहीं जानते हैं, इतने बड़े शहर में क्या करेंगे यार हम, हमारा छोटा सा गांव बहुत अच्छा है, ये छोटी सी दुनिया ही अच्छी है, बड़े लोगों का शहर बड़ी दुनिया हम उसके लिए नहीं बने हैं। प्रदीप कहता है यार भाई मैं भी तो छोटे गांव का ही हूँ ना, यहीं का ही हूँ ना, लेकिन मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, विश्वास मान, अगर काम पसंद नहीं आया तो वापस लौट के आ जाना, कोई तुझे रोकेगा थोड़ी, है ना अनिल, कोई नहीं रोकेगा ना हमको। तो अनिल भी बोलता है नहीं नहीं तुम्हारी मर्जी है भाई, एक दिन काम करो दूसरे दिन मत करो, दिहाड़ी के काम में ऐसा कोई बंदिशें नहीं होती है। संजय बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मन तो इतना नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन फिर भी तुम दोनों इतना कह रहे हो तो चल के देख लेता हूँ, जमा नहीं तो लौट जाऊँगा। लेकिन यार जाने वाने के पैसे कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, कैसे जाएंगे, तुम लोगों के पास है क्या? अब अनिल के पास हो नहीं हो, लेकिन अनिल क्या बोलता है, भाई पैसे तो है नहीं मेरे पास भी, मतलब मेरा भी ठीक से मतलब वेतन वगैरह हो नहीं पाया था, तो क्या बताऊँ अभी पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। हुआ भी था तो दिवाली में घर वालों के लिए कपड़े वपड़े खरीद लिया था, और ट्रेन की टिकट तो अपने को मिलेगी नहीं, और जनरल में तुम दोनों चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बिहार से मुंबई जाने वाली ट्रेन का जनरल डब्बा बड़ा भयंकर भरा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, और तुम लोगों ने तो कभी ढंग से ट्रेन का मुंह भी नहीं देखे हो। ये सारी बात अनिल कह रहा है प्रदीप और संजय से कि तुम दोनों ने तो कभी ट्रेन का ढंग से मुंह भी नहीं देखे हो, जनरल डब्बे में कुचल जाओगे, चढ़ नहीं पाओगे, हालत ख़राब हो जाएगी, खस्ता हो जाएगी। मुंबई पहुंचते तक तो अपन को बस से जाना पड़ेगा, तो बस की टिकट 2-2.5 हज़ार से तो ऊपर ही है, वो जुगाड़ कर लो। बोले 2-2.5 हज़ार, तेरे को बताया ना भाई हमारे पास पैसे है ही नहीं, 250 रुपये नहीं है, 2-2.5 हज़ार कैसा करेंगे? तो प्रदीप कहता है कि भाई देख मैंने सुना हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रक वगैरह लेकर भी अपने पटना से मुंबई जाते हैं, मुंबई से पटना आते हैं, ऐसा आना जाना चलते रहता है ट्रक वगैरह का, तो किसी ट्रक से अपन लिफ्ट मांग के चले क्या? अनिल कहता है कि बात तो बड़ी विचित्र है कि किसी से लिफ्ट मांग के अपन बिहार से मुंबई जाएं, लेकिन चल के देखते हैं, 2 दिन के लिए आया हुआ हूँ घर, कोशिश करने में क्या जाता है कि नहीं। संजय तैयार है ट्रक से जाने में। संजय बोलता है अरे भाई अगर पैसे नहीं लग रहे हैं तो अपने को क्या बुराई है, जाएंगे, देखें, काम पसंद नहीं आया तो लौट के आ जाएंगे। तो बोले बस फिर सामान पैक करो, तैयार रहो 2 दिन बाद के लिए। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, एक्साइटमेंट में। प्रदीप तो बहुत खुश है, संजय न्यूट्रल है, और यहाँ पे अनिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों आए ना आए
उसकी तो ज़िंदगी सेट है ना मुंबई में। वो खाली छुट्टी मनाने के लिए आया हुआ था दिवाली की, 2 दिन कट गए और आखिरकार वो वाली शाम आ गई जब ये लोग अपने गांव से बाहर निकले और रोड में जाके खड़े हो गए और किसी ट्रक का इंतज़ार करने लगे। ये एक चलता फिरता हाईवे है, कोई तो ट्रक जाएगा, हाथ मारेंगे, रोकेंगे, भैया मुंबई जा रहे हो क्या, थोड़ा छोड़ दोगे क्या, ऐसा पूछ लेंगे। भैया अच्छे रहे ट्रक वाले तो बैठा लेंगे। तो भाई इनको खड़े खड़े 4 घंटे हो गए, शाम से हो गई रात, कोई ट्रक नहीं मिल रहा है, इसकी दिमाग खराब। फिर बड़ी मुश्किल से एक ट्रक आया और इनको देख के रोका। इन लोगों ने पूछे, भैया हम लोग को मुंबई जाना है, आप सामान लेके कहाँ जा रहे ट्रक से। ट्रक वाला भैया नेचर का लिटरली बहुत अच्छा था, बोलता अरे बच्चों मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, आ जाओ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। और ये बैठ गए। बैठते से पूछे भैया कितने पैसे लेंगे आप। तो ट्रक वाले भैया बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम लोग गांव के लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, घर वालों का नाम रोशन करने जा रहे हो शहरा। अब तुमसे पैसे लूँगा तो पाप का भागीदारी नहीं बनूंगा क्या। मेरा ट्रक और मैं तो वैसे भी मुंबई जा रहे थे, मेरा हेल्पर, ये हम दोनों बस ऐसे चले जाते। अब तुम 3 भी बढ़ गए हो तो बातचीत करते करते चले जाएंगे यार, इसमें पैसे वैसे क्या। ये बहुत खुश हो जाते हैं। बढ़िया गाड़ी चल रही है, बातचीत भी हो रही है ट्रक ड्राइवर की, हेल्पर की, ये तीनों पांचों बढ़िया बात करने में लगे हुए हैं। बात बात में ट्रक ड्राइवर पूछ लेता है, भाई वो सब तो ठीक है, खाने वाने का क्या कुछ रखे हुए हो क्या, हमको भी खिलाओगे कि नहीं। तो ये बोलते हैं अरे हाँ मम्मी ने रखी हुई है, रोटी अचार रखी हुई है, थोड़ा नमकीन रखी हुई है, लिट्टी चोखा बांध दी है, मतलब अपन खाएंगे थोड़ा रुक के। ट्रक वाला बोलता है हाँ हाँ खाएंगे भाई, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आराम से खाएंगे, अभी तुम लोग थोड़ा रिलैक्स करो, चाह रहे हो तो थोड़ा सा सर टिका के सो जाओ, है ना, जब खाने का मूड बनेगा तो मैं तुमको उठाऊंगा। तो ये तीनों बढ़िया खुश है, बहुत खुशकिस्मत, पूरी तरीके से साथ दे रही है, सेफली मुंबई पहुंच जाएंगे, बढ़िया रहेगा, सो गए। अब भाई पता नहीं चला कितना टाइम बीत गया, ट्रक रुका, अरे ओ प्रदीप, अनिल, उठ जाओ भाई, ये आ गया, देखो ढाबा आ गया है, कुछ खा लेते हैं, रोटी अचार लाए हो, लिट्टी चोखा लाए हो, चलो कुछ खाते हैं। ये लोग बोलते अरे हाँ, हमको लगा मुंबई आ गया, चलो चलो कुछ खा लेते, वैसे ही बहुत भूख लग रही थी। तीनों उठ गए। अब नीचे ट्रक से उतरने लगे। ट्रक वाले ड्राइवर भैया बोलते अरे मैं तुमको एक चीज़ बताना भूल गया, नीचे अपन ढाबे में खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, अभी तुम लोगों ने तो अपने हिसाब से लिमिटेड खाना रखे होंगे, 5 लोग मिलजुल के खाएंगे, ध्यान रखना रोटी नहीं खाना है नीचे। बोले रोटी क्यों नहीं खाना है, हमारे पास हमारी रोटी रखी हुई है, रोटी क्यों नहीं खाना है यहाँ पे। बोले नहीं रोटी नहीं खाना है, इस गांव में एक श्राप है, रोटी खाना मना है यहाँ पर। ये बोलते ये कैसा श्राप है, रोटी खाना मना है, मतलब हमने रोटी अचार ही लेके आए तो क्या खाएंगे। बोले तुम खरीद लो, सब्जी चावल खरीद लो और खा लो, रोटी मत खाना, बहस मत करो, मैं तुमको बता रहा हूँ अच्छे के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। और फिर से ये सवाल मुझसे पूछना मत कि रोटी खाएं कि नहीं खाएं, क्यों नहीं खाएं, चलो चुपचाप से। थोड़ा सा भड़क गया ट्रक वाला, इन लोगों को टेंशन हो गया, अरे ट्रक वाले भैया तो अभी तक बहुत अच्छे से थे, ये रोटी 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 चावल के चक्कर में क्या लड़ाई कर ली यार हमसे। बोले ठीक है भैया नहीं खाएंगे। तो इन लोगों ने अपने बैग से टिफ़िन निकाल लिए, अपने अपने टिफ़िन निकाल लिए और पीछे पीछे बढ़ चले ट्रक वाले भैया, और उनका हेल्पर आगे आगे जा रहा है। तो पीछे चलते चलते ये तीनों आपस में क्या बात करते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, मतलब रोटी तो खाएंगे ही ना, फिर चावल खरीदने के फालतू एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे, अपने पास वैसे ही पैसे बहुत कम है, और ये ट्रक वाले की भी अब मदद नहीं ले सकते, बहुत अजीब तरीके से बात किया यार, रोटी तो खाना बनता है कि नहीं अपना। तो लोग बोलते हैं आपस में हाँ यार रोटी खाएंगे यार, कुछ करते हैं यार, चल चल देखते हैं। अब ये लोग वहाँ पे जैसे ही जाके बैठे, किस्मत इतनी अच्छी, ट्रक ड्राइवर जो था वो क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ वॉशरूम हल्का होने के लिए, 2 नंबर जा रहा हूँ मैं आता हूँ, जब तक तुम अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करके रखो, रोटी नहीं खाना है यहाँ पर, बाकी जो ऑर्डर करना है कर लो, खाओ, तुम्हारा आधा होगा जब तक मैं आ जाऊँगा। और हेल्पर क्या कह देता है कि बाजू में देसी की दुकान है, देसी ठर्रे की, मैं एक क्वार्टर ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि हेल्पर को तो ट्रक चलाना नहीं है, हेल्पर को तो अभी खाली सोना है। हेल्पर ने बोला कि मुझे कुछ खाना नहीं है, खाली अपना चखना में मूंगफली खा लूँगा मैं, उसके साथ अपना क्वार्टर ले रहा हूँ बढ़िया, और पी के मस्त सो जाऊँगा। हेल्पर बोलता है, ट्रक वाले बोलते हैं ठीक है तुम तीनों खाओ, मैं आ रहा हूँ हल्का होके 2 नंबर से। ट्रक वाले इधर चले गए हेल्पर, अब ये लोग एक दूसरे का मुँह देखे, बोले क्या करे, रोटी खा ले, अब बहस नहीं होगी बिना मतलब की। इन लोगों ने फटाक से सब्जी ऑर्डर की है, सब्जी आ गई इनके सामने,
ये रोटी तोड़ के खा ही रहे थे कि अचानक से प्रदीप ने रोका। प्रदीप ने बोला यार अगर ट्रक वाला आ गया ना, बहुत भड़क के बोला था उसने कि रोटी नहीं खाना है, और देख लिया कि रोटी खा रहे हैं, साला लेकर नहीं जाएगा अपन को, यहीं छोड़ दिया, बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पता नहीं है कौन सा जगह है, कौन सा गांव है, कौन सा जंगल है, बहुत बुरा फंस जाएंगे यार। एक काम करते हैं, ये सब्जी उठाते हैं, इसको इसके पैसे दे देते हैं, भले ही थोड़े सब्जी के, अभी तीनों इकट्ठे करके क्या कर सकते हैं, पैसे दे देते हैं सब्जी के, और अपने पास रोटी है, इसको ना थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और साइड में बैठ के खा लेते हैं कहीं पे। इतनी देर में वो 2 नंबर से आ भी जाएगा और अपना खाना भी ऑर्डर कर लेगा, अपना खाना भी खा लेगा, और हमसे पूछेगा कि कहाँ गए थे, तो अपन लोग बोल देंगे खाना खा के थोड़ा टहल रहे थे, आप आ नहीं रहे थे। तो बस भाई, इन लोगों ने पैसे दे दिए सब्जी के, वो सब्जी लिए हैं, एक कागज़ वाली प्लेट में ले ली, और इनके पास रोटी तो थी, और बढ़ चले थोड़ी आगे आगे कि थोड़ी शांत वाली जगह मिले, थोड़ा अंधेरा मिले, वहाँ पे बैठ के रोटी सब्जी खा लें। ये लोग चावल खरीदने के, ये लोग पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे थे ना, स्वाभाविक है भाई। आप एक गरीब की नज़र से देखो, आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिस्टिक है। कोई भी ऐसा कर सकता है कि हमारे पास पैसे कम है और हमारे पास खाने की चीज़ है, तो हम अपनी चीज़ खाने की क्यों फेंके और दुकान से क्यों खरीद के खाएं। ये ट्रक वाली बड़ी बेतुकी सी बात कर रहा था कि इस गांव में रोटी खाना मना है, यहाँ पर श्राप लग जाएगा। यार कोई बात नहीं, ये लोग चले गए हैं रोड के साइड, किनारे 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 कि कहीं बैठते हैं खाते रोटी। लेकिन थोड़ी आगे गए तो क्या देखते हैं, एक टपरी बनी हुई है, शायद चाय की टपरी थी। लोगों ने सोचे वो चाय की टपरी के अंदर ही बैठ के खा लेते हैं, ताकि ट्रक वाला अगर बाहर आ भी गया तो हम उसको बोल दें कि हम तो यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गए थे। ये लोग उस चाय की टपरी की तरफ चले गए। वहाँ देखिए एक 70-72 साल के अंकल जी एकदम काँप काँप के काम कर रहे हैं अपना कुछ। अंकल जी ने इन लोगों को देखे, बोले अरे क्या हो गया बच्चों, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो ये लोग बोलते हैं नहीं अंकल, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे खाना खा ले क्या। तो ये बोलते हैं अंकल जी हाँ बैठ जाओ, हमको कोई परेशानी नहीं है, बैठ जाओ। इन लोगों ने खुश हो गए, एक दूसरे का मुंह खुश हुए देखे, और अपनी रोटी खोले हैं, अपना वो सब्जी में लगा के खा रहे थे कि अंकल जी क्या बोलते हैं, अरे रोटी खा रहे हो तुम लोग, ठंडी रोटी दिख रही है, गर्मा गर्म लगवा दूँ क्या। ये लोग बोलते हैं कि अरे अंकल जी आप इसी गाँव के हैं ना। अंकल जी बोलते हैं हाँ बच्चों इसी गांव के हैं, पैदा भी इसी गांव में हुए थे, तो आप रोटी खाने से हमको रोकेंगे नहीं। अंकल जी बोलते हैं रोटी खाने से क्यों रोकेंगे भाई। ये बोलते हैं अंकल जी हमारे जो ट्रक ड्राइवर है, जिस ट्रक में हम लोग आ रहे थे, वो भैया बोल रहे थे कि इस गांव में रोटी खाना मना है, यहाँ पर श्राप है, और यहाँ तक कि ढाबे वाले भैया ने भी हमको रोटी खाने से मना किए थे एक बार। यहाँ पे तो रोटी नहीं खाते और आप हमको बोल रहे हैं कि गर्मा गर्म रोटी लगवा दे क्या। अंकल जी हंसने लगे, अरे यार कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, कुछ भी सुन रहे हो, वो बिना मतलब की अफवाह है। जो कि ढाबे वाला बड़ा कमीना है, उसने अपने फ़ायदे के लिए अफवाह फैलवाया है, क्योंकि वो रोटी पसंद नहीं करता है, उसके यहाँ रोटी नहीं बनती, उसका नुकसान होता है रोटी बनती, तो वो चावल बनवाता है और बेचता है। और मेरी छोटी सी दुकान में मैं रोटी बेचता हूँ, तो मुझे भी दबाने की कोशिश करता है, अपनी मनमानी लगा रहा है, बिना मतलब की अफवाह फैला रहा है। कुछ इस बात के पीछे वो होगा क्या, सच्चाई होगी, तुमको लगता है कोई सेंस होगा कि जो रोटी खाएगा उसको श्राप लग जाएगा। कुछ नहीं है, रोटी खा लो। अरे ओ फगुनिया रोटी लेके आ गर्मा गर्म बच्चों के लिए, ऐसा पीछे पलट के अंकल जी ने बोली। वो छोटी सी जो टपरी थी उसके पीछे की तरफ एक गेट था, बांस का गेट था, उसको खोल के एक औरत, उसने घूंघट डाली हुई है, हाथ में एक प्लेट है, उस प्लेट में गर्मा गर्म इतनी रोटियां रख के ले आई तुरंत। ये बोले अरे अंकल आपने तुरंत आवाज़ लगाया और आंटी तुरंत रोटियां लेकर आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पता था क्या कि यहाँ पर हम लोग या फिर कोई भी रोटी खाने के लिए आएगा। अंकल जी बोलते अरे वो सब छोड़ो ना, रोटी खाओ मज़े करो। ये लोग खुश हो गए, बोले हाँ रोटी खाते हैं, गर्मा गर्म रोटी, लेकिन अंकल पैसे नहीं है हमारे पास। अंकल बोलते अरे छोड़ो, तुम लोग मेरे नाती पोतों की उम्र के हो, खाओ यार, तुम लोग 4 रोटी खा लोगे तो मैं कौन सा गरीब हो जाऊंगा या तुम कौन से बहुत अमीर हो जाओगे, पेट ही भरेगा, अच्छा है खा लो खा लो। ये लोग खुश हो गए, अरे अंकल थैंक यू अंकल। पानी था वहाँ पे, हाथ वाथ धोए और मस्त गर्मा गर्म रोटी सब्जी में लपेड़ के। जैसे इन लोगों ने मुंह में रोटी डाले, वो टेस्ट जो था इतना भद्दा, इतना गंदा कि मैं क्या बताऊं, इतना कड़वा था, ऐसा लग रहा था कि नीम इतना किसी ने निचोड़ के एक रोटी में डाल दिया, इतना भद्दा एक साथ तीनों को लगा। अंकल जी ये क्या है।
जैसी पलट के देखे अंकल जी ये क्या है बोल के, तो क्या पाते हैं, पीछे अंकल जी खड़े ही नहीं है। पीछे कोई ये टपरी वाला, चाय की टपरी वाला माहौल ही नहीं है। चाय की टपरी तो है लेकिन अंकल जी नहीं है, ना ही वो फगुनिया आंटी है जो इनके लिए गर्मा गर्म रोटी लेकर आई थी अंदर से। ये तुरंत खड़े हुए बैठे हुए थे, अंकल जी अंकल जी। और इनकी नज़र पड़ती है नीचे, मतलब एक दुकान में ऐसा स्टॉल जैसा तो रहता ही ना, उस स्टॉल के उस पर नीचे नज़र पड़ती है। क्या पाते हैं कि वहां पर दो अर्थियां रखी हुई है, जिसमें से एक अर्थी वही बुढ़े अंकल जी की है और दूसरी अर्थी वही फगुनिया की है। माहौल पूरा वही अर्थी वाला बना हुआ है और वहां पर एक मटका रखा हुआ है। जैसा कोई मर जाता है तो वो मटके को लेकर जाते ना, उससे धुआं निकल रहा होता है, वही मटका रखा हुआ है। ये तीनों की ऐसी चीख निकलती है, ऐसा डर लगता है कि क्या एक्सप्लेन करेंगे भाई, इस डर को क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप। क्योंकि अभी तक वो अंकल जी सही थे, इनसे बात कर रहे थे, अभी तक फगुनिया ने गर्मा गर्म रोटी इनके लिए लेकर आई थी, इन लोगों ने एक निवाला क्या लिए, और जैसे इन लोगों ने मुंह से थूके पलट कर देखे तो यहाँ पे दोनों की अर्थी लग गई है। चिल्ला के भागे हम बहुत तेजी से, इसकी ऐसी तैसी बहुत तेजी से भागे हैं। भागते 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 इनको दिखाई दे दिया इनका ट्रक। ट्रक दिखा चालू, ट्रक का दरवाजा खोले हैं, अच्छा हुआ बोले अपनी जान बच गई। वहां पे क्या सीन था क्या नहीं, कैसी टपरी थी, कैसा अंकल था, कैसी उसकी बहू फगुनिया थी, इसकी ऐसी तैसी। ट्रक में जैसे ही बैठे हैं ऐसा सोचते सोचते ट्रक ड्राइवर की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही अंकल जी है। यानी ट्रक ड्राइवर की शक्ल में वही अंकल जी दिखाई देता है। घबरा कर दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर हेल्पर बैठा हुआ था, हेल्पर की जगह वही फगुनिया आंटी दिखाई देती है। ये लोग वहां से भी डर के मारे चीख मारते हैं, ट्रक से उतरते हैं और भागते हैं अपनी जान बचा के कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। भागते भागते ये लोग रोड क्रॉस करते हैं, घना अंधेरा है, रात का वक्त है, लगभग रात के 2-2:30 बज रहे हैं, ये सब कुछ 2-2:30 बजे हो रहा है। रोड क्रॉस कर देते हैं, खेत मिल जाता है, खेत ही खेत भाग रहा है, बड़े भयंकर तरीके से खेत ही खेत भाग रहे हैं। फिर थक गए, बोले आगे पीछे कोई नहीं, अपन सेफ है, लेकिन साला फंस गए। यहाँ से बाहर कहाँ से निकले यार, ये कहाँ फंस गए यार, क्या हो गया अपने साथ, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके एकदम रोने जैसे हो गए। और इसमें से जो संजय था उसका तो और आने का मन नहीं था। संजय तो अनिल और प्रदीप के फोर्स करने की वजह से आ रहा था ना, तो संजय इन लोगों को गाली देने लगता है। कितने में प्रदीप की नज़र पड़ती है खेत में थोड़ी आगे काम करती हुई एक औरत की तरफ। बोले अरे अरे रुको, यहाँ की लोकल औरत दिख रही है, खेत में काम कर रही है, उससे जाके पूछे क्या कुछ। लेकिन ये दोनों बोलते हैं कि रुक, सुन पहले ये बात सुन, इतनी रात गए कोई औरत अपने खेत में काम क्यों करेगी, दिन में करेगी ना। तो ये प्रदीप बोलता हो सकता है कि भाई वो भी हल्की होने आई हो, 2 नंबर करने आई हो। गांव के लोग खेत वेत में आते हैं ना, जाके पूछते हैं। हाँ, तो ये लोग गए औरत के पास, तो औरत अपना सिर नीचे किए, कुछ तो भी काम कर रही थी खेत का, ऐसा उखाड़ने का लगाने का अपने को ज़्यादा समझता नहीं है खेत का काम, लेकिन खेत का कुछ तो भी काम कर रही थी वो, ठीक है। इन लोगों ने देखे, अरे आंटी हम यहाँ पर फंस गए हैं, भागते भागते आए थे ढाबे की तरफ से, ज़रा बता दोगे क्या मेन रोड तरफ जाने का रास्ता कहाँ है। आंटी इनकी तरफ जैसे पलट कर देखती है वैसे इनकी सिट्टी पिट्टी गुल, इनका खून वहीं पे सूख जाता है, क्योंकि आंटी के शक्ल में इन्हें कोई और नहीं, हाँ वही फगुनिया दिखाई देती है। वहां से फिर चिल्ला के भागते, हे भगवान आज तो बचा लो, कौन से जन्म के बुरे कर्म है जो आज हम इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं। आज क्या हम नरक में ही जाके मानेंगे क्या, मतलब ऐसे चिल्लाते चिल्लाते भागे हैं। और किस्मत इनकी अच्छी एक जगह साथ दे दी। अब अच्छी या बुरी, आप कहानी को अंत तक सुनिए तब समझ में आएगा इनकी किस्मत अच्छी थी या बुरी। ये लोग भागते भागते एक गांव में पहुंचे। यहाँ पर कहानी एंड नहीं हो रही है, कहानी एंड में ही होगी, सच बता रहा हूँ, सुनो अभी ध्यान से। एक गांव में पहुँचते हैं, देखते हैं उस गांव की जो सीमा है, उस गांव की सीमा में लगभग गांव का हर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक छोटे से मंदिर का पूरा भीड़ लगा के उसको घेर के खड़ा है। ये लोग देख के हैरान कि रात के 3 बजे के आसपास गांव के सारे लोग जाग कैसे रहे, इतने छोटे गांव के लोग, और एक मंदिर के आसपास घेरा लगा के क्यों खड़े हुए हैं। और यहाँ पर मतलब 1 मिनट, एक पंडित जी है जो हवन कर रहे हैं। ये लोग इस नज़ारे को देखे इतना भाग रहे थे तो वहीं पर बैठ गए, हाँफने लगे जोर जोर से। तो गांव के लोग इनकी तरफ देखते, बोले अरे कौन हो तुम लोग, क्या हो गया। बोले पानी, कुछ बोल नहीं पा रहे, हालत ख़राब हो गई ना डर के मारे दौड़ दौड़ के। बोले पानी, लोगों ने पानी दी इनको, पानी पिलाई, किसी के पास ग्लूकोज मिला हो, किसी के घर पास में रहा होगा तो ग्लूकोज पिला दिए।
पानी पे। बोले बच्चों कौन हो? तो बोले हम अंकल जी, एक अंकल जी इनसे बात कर रहे हैं। तो अब सारी बात प्रदीप कर रहा है, प्रदीप इन तीनों का बीड़ा संभाल रहा है। बोले अंकल जी हम ना वो मेन रोड है ना, वहाँ पे ढाबा है ना, उस तरफ से भाग के आए, वहाँ पे हमारे साथ बहुत अजीब कांड हो गया अंकल जी। अंकल जी बोलते बस, ढाबे की तरफ से भाग के आ रहे हो ना, हमको इसके आगे कुछ नहीं सुनना है, बाद में बताना, अभी नहीं, हम पूजा कर रहे हैं। बोले अंकल जी एक मिनट, क्या हुआ है, मतलब क्यों आप ढाबे के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है? और ये पूजा इतनी रात गए, बुरा ना माने, आप बता सकते हैं कि रात के 3 बजे पूरे गांव के लोग एक मंदिर में क्यों इकट्ठे हैं और इस तरह का क्या हवन चल रहा है यहाँ पर? ये मंत्रोच्चारण भी अलग चल रहे हैं, हम थोड़े बहुत मंत्र जानते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अंकल जी बताते हैं अरे भाई, तुम जिस ढाबे की बात कर रहे हो ना, उस ढाबे के आसपास बहुत समय से भूतिया घटनाएं घट रही है, वहां पर 2 आत्माएं भटकती है। और वो ढाबे के थोड़ी आगे एक छोटा सा टपरी है, चाय की टपरी, उस टपरी के बाजू से ही हमारे गांव में आने का रास्ता है। अब जो कोई भी उस टपरी के पास से आता है, उन्हें एक बुढ़े की आत्मा और एक औरत की आत्मा, जो औरत उसी की बहू है, वो दोनों दिखाई देती है। और जो कोई भी उनकी आत्मा को देख लेता है, वो आत्मा उनकी पीछा करती है और हर जगह वही वही उनको दिखाई देते हैं। फिर आखिरकार वो आदमी खत्म हो जाता है। अब इतना ज़्यादा कहर बढ़ गया है वो आत्माओं का, तो हम लोग इसलिए हवन करा रहे हैं उस जगह की शुद्धि के लिए, हमारे गांव की शुद्धि के लिए, कि वो बुढ़े की और उसकी बहू फगुनिया की आत्मा हमारे गांव में प्रवेश ना कर सके। तो बोले क्या अंकल जी, वो बुढ़ा क्यों, मतलब हमारा भी सामना उनसे हुआ? क्या हुआ अंकल जी ने? बोले कैसे सामना हुआ, क्या क्या हुआ तुम लोगों के साथ, बताओ। इन लोगों ने अंकल जी को पूरा मैटर बताया, अंकल जी ऐसा ऐसा हुआ था। तो अंकल जी ने बोले बस बच्चों, किस्मत तुम्हारी बड़ी अच्छी है जो तुम जान बचा के हमारे गांव तक भाग के आ गए। उसी के प्रकोप से बचने के लिए हम इतना बड़ा हवन करा रहे हैं, हवन में शामिल हो जाए, अब सब ठीक है। हाँ, अब उनका चेहरा कहीं और तो नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? सिर्फ ड्राइवर और उसके हेल्पर में ही दिखाई दिया था ना, और हम में से किसी के चेहरे में वो बुढ़े का चेहरा या फगुनिया का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है? ये तीनों सभी का चेहरा ध्यान से देखते हैं। नहीं नहीं अंकल जी, अब किसी के चेहरे में हमको वो बुढ़े का और फगुनिया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, सब ठीक है। अंकल जी बोलते चलो हाश ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, आज की रात हमारे गांव में ही रुको, हवन चल रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होगी तो वहीं ढाबे के पास से एक बस मिलेगी या कोई भी साधन मिल जाएगा, वहाँ पे गांव वाले से किसी से छुड़वा देंगे, सुबह चले जाना, अभी तुम यहीं पर ठहर जाओ। और फिर कुछ खाए पिए कि नहीं? तो ये लोग बोलते नहीं अंकल जी, हम आपको बताए ना कि हमने जैसी ड्राइवर भैया के मुंह से सुने कि यहाँ रोटी खाना मना है, यहाँ श्राप है, हम उसी के चक्कर में पड़े रहे, हम कुछ खा नहीं पाए। अंकल जी बोलते एक मिनट, ये सचमुच में अफवाह है, वो बुढ़े की आत्मा ने तुमसे सही बोला था, रोटी खाना मना है हमारे गांव में और हमको ही नहीं पता है। अरे हम तो दबा के रोटी खाते हैं, हमको कुछ नहीं होता, तुम क्या सुन रहे हो भाई? अच्छा चलो नहीं खाए हो ना, छोड़ो, सारी बातें दिमाग से निकालो। हम एक लड़का भेज रहे हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारी कोठी बहुत बड़ी है, एक कमरे में तुमको रुकवा देगा, वहाँ पे रुको और जो भी खाने का मन है हमारे लड़के को बोलो, पेट भर के खाओ, आराम करो, सुबह जाना। चलो हम पूजा कर रहे हैं अभी, चलो जाओ आराम से, हाँ जाओ। ए लड़के जा, इनको देख, छोटू देख, इन लोगों का ध्यान रखना। छोटू चले गया इन तीनों को लेके। ये तीनों बोले हे भगवान, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है तेरा, किसी जन्म के अच्छे कर्म थे जो हम सही सलामत बच गए। संजय इनको गाली दे रहा, साल तुम्हारे कारण हुआ, बच गए, नहीं तो अभी मेरा खेल हो गया होता है। ये वो करते करते ये लोग फाइनली उस कोठी में पहुंच गए। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही, आगे सुनो। उस कोठी में पहुंच गए, इस कमरे में गए। अब लड़का पूछता है कि क्या चाहिए आपको, क्या खाएंगे क्या? ये लोग बोलते यार आप एक काम करो, कोई भी सब्जी जो आपके घर पे बनी होगी वही लगा दो, हमारे पास तो हमारी रोटी अभी भी है डब्बे में, सब्जी भिजवा दो खाली, हम रोटी सब्जी खा लेंगे। लड़का बोलता है ठीक है, अब भी लेकर आया। लड़का सब्जी लेकर आ गया, मस्त इन लोगों ने अपनी रोटियां खाए हैं, तृप्त तो हो गए, भूख खत्म हो गई, नींद बहुत अच्छे से आएगी, सुबह मुंबई के लिए निकलना है, ऐसा बोल के मस्त चद्दर तान के ये लोग सो गए। ठीक 1 घंटे बाद कोई इनका दरवाजा धक 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 खटखटाता है। इनका दिमाग खराब। सबसे पहले संजय की ही नींद खुलती है। संजय उठता है, कौन है? रुको तुम लोग, मैं देखता हूं। ऐसा बोल के जैसे संजय ने दरवाजा खोला, बाहर खड़ी हुई थी फगुनिया, एक प्लेट लेके, जिस प्लेट में इतनी इतनी गर्मा गर्म रोटी रखी हुई थी, मस्त घी लभेड़ के।
इतनी जोर से चिल्लाया संजय ने फगुनिया को देख के कि मैं आपको क्या बताऊं। और भागा है बेतहाशा, ये दोनों भी भागे हैं बेतहाशा इधर उधर से कूद फांद के। फिर क्या था, भागते 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 जैसे ही ये गांव की सीमा से बाहर निकले हैं, इसका पैर, संजय का पैर फंसा है एक पत्थर के ऊपर और वो फट से सामने पड़े हुए दूसरे पत्थर के ऊपर अपने माथे के बल पे गिरा है, ऐसा कि लिटरली ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। संजय वहीं पर ऐसा अचेत अवस्था में चले गया। भागते भागते आए इसके पास, इसके दोस्त इसकी नब्ज चेक किए, गया ऑन द स्पॉट चले गया था। कई बार कुछ झटके से सिर में लग जाता है इंसान का, दी एंड हो जाता है, गेम ओवर हो जाता है। इसके साथ भी वही हुआ। इतनी चिल्ला चोट हो गई थी, गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे, लेकिन सभी लोग इस मंजर को देखकर पूरी तरह से निशब्द हो गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि इन्हें वापस से कैसे फगुनिया की आत्मा दिखाई दी, क्योंकि कुछ ही समय पहले शुद्धिकरण तो हो रहा था, लेकिन वो सचमुच में पूरा हो पाया या नहीं, सफल हो पाया नहीं, उसकी जवाब किसी के भी पास नहीं है। फिर अगले दिन जैसे तैसे करके उसके मृत शरीर को यहाँ से ले जाया गया और अपना जो अनिल था वो चले गया, उसका तो जीवन चल ही रहा था वहाँ पे। एक ऐसा सदमा उन लोगों के दिमाग में लगा, वो दोनों के दिमाग में, अनिल और प्रदीप के, कि वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। और इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रदीप ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई ये घटना पूरी दुनिया को बताइए, भले ये आज से 12 साल पुरानी है लेकिन आज तक मेरे जहन से नहीं निकल पाई है। ये घटना ठीक 12 साल पहले सन 2013 में इन लोगों के साथ घटी थी। ज़रा सोचो क्या उस समय का मंजर रहा होगा। या सचमुच में इन्हें उस समय आखिरी बार संजय की मौत के जस्ट पहले एक भूत फगुनिया की आत्मा दिखाई दी होगी, या फिर ये उनका वहम था, ये सिर्फ उनका डर था और उस डर ने उनकी जान ले लिया। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर करना और अब बताना कमबैक हुआ या नहीं, कैसी लगी ये कहानी। बाकी अब तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार देख रहे हैं तो, और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के रेगुलर डेली वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहता हूं। और इंस्टाग्राम के लिंक और साथ ही साथ मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी टॉपिक आपके पास है तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज देना, नहीं हो रहा है तो लिख के भेज देना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपकी आवाज़ और आपकी कहानी को फीचर करते हुए बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो भाई।